हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में कुछ फंडामेंटल बातों को देखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की कितने टाइप का चार्ज होता है, सेम चार्जेज होंगे, लाइक चार्जेज होंगे, सिमिलर चार्जेज होंगे तो वो रिपल्सन फोर्स क्रिएट करते हैं, और डिफरेंट चार्जेज होंगे, डिसलाइक चार्जेज होंगे, अनलाइक चार्जेज होंगे तो वो अट्रैक्शन फोर्स वगैरह क्रिएट करते हैं। तो और भी हमने देखा कि किस तरह से रेजिनियस चार्ज का कॉन्सेप्ट पहले चलता था, फिर विट्रियस चार्ज का कॉन्सेप्ट पहले चलता था, इन सब चीज़ों को हमने देखा। लेकिन अब जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो तो यही है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं कि चार्ज के पास और क्या क्या चीज़ है। तो देखो, चार्ज के पास क्या है कि अपना प्रॉपर्टी भी होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तीन प्रॉपर्टी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, एडिटिविटी। ध्यान से सुनिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ध्यान से समझिए बात को। एडिटिविटी क्या है? चार्ज की तीन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी तीन है। पहला एडिटिविटी, दूसरा क्वांटाइजेशन और तीसरा कंजर्वेशन। ठीक है, पहला एडिटिविटी, दूसरा क्वांटाइजेशन और तीसरा कंजर्वेशन। तो ये तीन प्रॉपर्टी है चार्ज की। अब समझो कि एडिटिविटी क्या है। एडिटिविटी का मतलब ये हुआ कि जो कोई भी चार्ज है वो एडिटिव होता है इन नेचर। चार्ज जो है वो एडिटिव है नेचर में, मतलब आप चार्ज को ऐड कर सकते हैं, और चार्ज के ऐड के लिए या जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको उसके साथ करना है उसके लिए आप सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेंगे। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा। सिंपल अलजेब्रा का मतलब हुआ अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आप प्लस लिखेंगे, और चार्ज अगर निगेटिव है तो माइनस लिखेंगे। मतलब जैसा है वैसा उठा के पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में हमने यहाँ लिखा, ये लिखा है हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी नाम से ही क्लियर है, एडिटिविटी मतलब ऐड करना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो जोड़ने के लिए होते हैं, एडिटिव होते हैं नेचर में, आप उनको ऐड कर सकते हो। It means the total charge of the system is algebraic sum. This is the most important line. Total charge of the system is algebraic sum of all individual charges. मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी आपको ये बोलता है कि जितना भी किसी सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज है, आप अगर हर एक इंडिविजुअल चार्ज को 2 कूलम, 4 कूलम, 6 कूलम, 8 कूलम, इस तरह से बहुत सारा चार्ज दिया है, तो हर एक चार्ज को अगर आप ऐड कर देते हैं, जो कि चार्ज डिफरेंट लोकेशन पे भी रखा हुआ है, जैसे मान लो कि यहाँ पर रखा हुआ है सपोज दैट Q1, यहाँ रखा हुआ है Q माइनस Q2, यहाँ रखा हुआ है प्लस Q3, ठीक है ना, इस तरह से n चार्जेज हैं, यहाँ रखा हुआ है Qn। इसको हमने डॉट करके आपको दिखा दिया कि इस अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे भी चार्ज रखा है। कोई चार्ज यहाँ है, कोई चार्ज वहाँ है, कोई चार्ज वहाँ है, कोई चार्ज वहाँ है, लेकिन कुछ प्लस में और कुछ माइनस में। तो जब आप ऐड करेंगे उस वक्त जो जिस साइन के साथ है बंधु, उसको उसी के साथ क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम में इफ़ एनी सिस्टम कंटेन्स, अगर कोई सिस्टम रखता है, क्या रखता है, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, इस तरह से Qn तक रखता है, तो जो इस सिस्टम में नेट चार्ज होगा, इस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो हो जाएगा प्लस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। तो जो प्लस में था उसको प्लस में, और ये देखिए यहाँ माइनस Q2 हमने लिखा है क्योंकि हम निगेटिव में था, माइनस में था, इसलिए हमने इसको माइनस लिख लिया, और कोई दिक्कत यहाँ पर आपके साथ नहीं है। दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन जो है ये मतलब एक यूनिवर्सल लॉ भी है एक तरह का। हर चीज़ पूरे फिजिक्स में, एनर्जी हो गई, चाहे आप मोमेंटम ले लीजिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी क्वांटाइज्ड होती हैं। ठीक है, क्वांटाइज्ड कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है कि जो चीज़ें कंजर्व हो सकती हैं उनको आप क्वांटाइज्ड भी कर सकते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म से इसका रिलेशन होता है। तो यहाँ समझो क्वांटाइजेशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में बुक्स में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा है और थोड़ा लेंदी भी लिखा है, और डेफिनेशन थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। बट इसको अगर हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जो भी चार्ज, ठीक है, कोई भी चार्ज है या किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के हिसाब से, इस नियम के अनुसार, ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर चार्ज मस्ट बी, चार्ज हर हालत में होना चाहिए इन द
फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि इंटीजर का गुना। चार्ज जो है वो किसके फॉर्म में होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। चार्ज जो है वो इंटीजर के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगा। तो और किसका कौन सा चार्ज? तो फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर मान लीजिए क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, इस बॉडी पर ये क्यू चार्ज हो सकता है या नहीं, ये डिसाइड करेगा कौन? इंटीजर। ये डिसाइड करेगा कौन? इंटीजर। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि Q बराबर, Q जो है ये Q, ये चार्ज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? फंडामेंटल चार्ज का। या बोल सकते हैं आप, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर आप हटा देते हैं तो ये Q चार्ज इक्वल है किसके? इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि इंटीजर का गुना किसके साथ? तो फंडामेंटल चार्ज के साथ, है ना। किसी बॉडी पे क्यू चार्ज तब पॉसिबल है जब इस बॉडी पर का जो चार्ज है वो फंडामेंटल चार्ज के n टाइम्स, यानी कि इंटीजर के मल्टीप्लाई के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो क्यू बराबर एन ई। अब इंटीजर जो है बाबू वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक, ये जो ई है, इसी ई को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज। तीनों नाम से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ई होता है ये है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो देखने में इलेक्ट्रॉन लग रहा है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक प्रोटॉन के चार्ज के क्या है? बराबर है। तो ई बराबर आप लिख सकते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो n है ये तो इंटीजर है, तो इंटीजर है तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी कि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो इस तरह से ये दिया है। ये एक फंडामेंटल फार्मूला है और इसका बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत भी पड़ेगा। कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगा वो समझ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, कम क्वेश्चन है लेकिन कहीं कहीं इसका ज़रूरत पड़ता है। फिर आपको इलेक्ट्रिक करंट में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, मैग्नेटिज्म में आपको ज़रूरत पड़ेगा और मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ई यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। ये आपको हमने पहले ही बताया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ये यूनिवर्सल लॉ है। जिस तरह से आपने अगर आप मॉडर्न फिजिक्स में बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जो ये बोर्स का थ्योरी होता है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को वहाँ भी फॉलो किया जाता है, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम के लिए, बोर्स थ्योरी ये बोलता है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन का या जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π। ये मैंने मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ाया भी है, h/2π। तो h होता है वहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम है ना। तो यानी कि L बराबर वहाँ पर प्रूफ होता है NH/2π। एंगुलर मोमेंटम जो है L वो इक्वल है किसके? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये जो थ्योरी है क्वांटाइजेशन का, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी अपन बोलते हैं। तो क्वांटाइजेशन जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अप्लाई हो रहा है, एनर्जी में भी अप्लाई होता है, फिर आपको बोर्स थ्योरी में एंगुलर मोमेंटम में भी अप्लाई होता है। तो इसलिए इसको आप यूनिवर्सल लॉ भी मान करके चलते हैं। अब बात करते हैं इसका तीसरी प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाम से ही क्लियर है, कंजर्व क्वांटिटी, यानी कि इस क्वांटिटी का कोई लॉस नहीं होगा। क्लियर? कंजर्व मतलब जो हम पहले थे वो हम आज भी रहेंगे। और चीज़ समझने के लिए और किसी दूसरे मेथड से समझने के लिए, कंजर्वेशन आपने बचपन से पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। आइंस्टीन का इक्वेशन बोलते हैं, बड़ा पढ़ते हैं अपन, एनर्जी कंजर्वेशन। और वो आपने 11th में तो मैकेनिक्स में पूरा घिना दिया होगा एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत जगह अप्लाई होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन ये बोलता है कि एनर्जी, ऊर्जा जो है ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एनर्जी कंजर्वेशन था। तो उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ये बोलता है कि आप किसी भी चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, टोटल चार्ज की अगर अपन बात कर रहे हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट आप उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि आप एनर्जी को करते आए हैं।
आप बल्ब जला रहे हैं तो बल्ब में क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब को दी तो बल्ब आपको लाइट एनर्जी कन्वर्ट करके दिया, उस बल्ब से हीट एनर्जी भी थोड़ी सी रिलीज हो रही है, ठीक है। दूसरा, आप मान लीजिए सपोज दैट कोई पंप चला रहे हैं, कोई मोटर चला रहे हैं, तो आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और वो पंप क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो एनर्जी ना तो क्रिएट होती है बाबू, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है, आप उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ये भी यूनिवर्सल लॉ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। पूरे यूनिवर्स का चार्ज हमेशा ही कांस्टेंट होना चाहिए, क्लियर, पूरे यूनिवर्स का चार्ज हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। आपको एक बात बता दें कि अगर जैसे ये हमारे हाथों में, हमारा बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी, इसमें भी टोटल चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है, नेट चार्ज कांस्टेंट रहता है। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो हमारे पास इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी कि हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। इतना आप जान लीजिए कि अगर सिर्फ आपके हाथ से 1 कूलम चार्ज डिस्प्लेस हो जाए, आपके दोनों हाथों से अगर 1 कूलम चार्ज डिस्प्लेस हो जाए तो आपके हाथों में सिर्फ, ठीक है, आपके सिर्फ दोनों हाथ में, यहाँ से दोनों हाथों में मान लीजिए अगर 1 कूलम चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो गया बाबू, तो इस दोनों हाथों के बीच में अगर आप 1 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं, तो इस पर जो फोर्स क्रिएट होगा आपके दोनों हाथों के कारण वो 9 × 10⁹ न्यूटन। इट्स अ वेरी 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 ह्यूज फोर्स, बहुत ही बड़ा फोर्स है ये। अब सोचो, सिर्फ 1 कूलम आवेश, 1 कूलम चार्ज को अगर आप अपने हाथों से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, दोनों हाथों के बीच में चार्ज जो है वो कंजर्व है, आप ऐसे रब करते हैं तो भी कंजर्व है, ठीक है, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। अगर सिर्फ 1 कूलम चार्ज डिस्प्लेस हो जाए ना, तो इस दोनों हाथों के बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स क्रिएट हो जाएगा। अगर दोनों हाथ के बीच में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, मतलब ये समझ लो कि उस फोर्स से आप आराम से 6 फ्लोर 7 फ्लोर की बिल्डिंग को अपने हाथों पे उठा सकते हैं। आप इवन इतना फोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं कि पूरा पृथ्वी को आप हाथ में उठा सकते हैं। ये हम प्रूव करके आपको दिखा देंगे, जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे कि सिर्फ कितना फोर्स आप हाथों में पृथ्वी किसी प्लेनेट को उठा सकते हैं, इतना बड़ा फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो जो कूलम्ब है चार्ज का यूनिट, इसको छोटा यूनिट आप मत समझिए, ये बहुत बड़ा यूनिट है। कूलम्ब जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है। इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के इस फार्मूला पे अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें आप देखिएगा कि पूरे बॉडी से 1 कूलम्ब चार्ज को निकालने में उस आदमी के लिए लगभग 200 ईयर्स लग जाता है, 200 साल। तो आप सोच सकते हैं कूलम्ब जो है वो बहुत बड़ा फोर्स है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप देखेंगे जब भी चार्ज दिया रहेगा, कैपेसिटर में भी आप देखेंगे जब भी चार्ज आपको दिया रहेगा तो मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम में दिया रहता है, ठीक है, मिली कूलम, नैनो कूलम, माइक्रो कूलम इसमें दिया रहता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं देगा 50,000 कूलम, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो गया। इवन चार्ज जो है वो आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी कंजर्व रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में भी कंजर्व रहता है चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में कैसे कंजर्व रहता है चार्ज, वो भी आपको हम दिखाते हैं। वहाँ भी आप देखेंगे चार्ज जो है वो कंजर्व है, ठीक है। उसके लिए विशेष आप न्यूक्लियर फ्यूजन को अगर देखना चाहते हैं तो आप मॉडर्न फिजिक्स का भी लेक्चर पढ़िए, वहाँ पर भी आपको हमने दिखाया है कैसे चार्ज कंजर्व रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा है, हर एक चीज़ को हमने वहाँ भी शो किया। अब यहाँ देखो, देखिए जैसे यूरेनियम 92, 238, इस पर आपने क्या किया था, तो आपने इस पर 1 न्यूट्रॉन से अटैक कराए। तो अटैक कराने के बाद यहाँ पर क्या बनता था, बेरिलियम बनता था 56, 141 और प्लस क्रिप्टॉन बन रहा है 36 और 92, इस तरह से बनता था। यहाँ पर आप यूरेनियम 238 नहीं 235 आप लेकर के चलते थे, प्लस 3 न्यूट्रॉन आपको यहाँ से भी क्रिएट होता था। अब यहाँ देखो, तो आप चार्ज देखिए, आप चार्ज देखिए, यहाँ पर चार्ज देखिए 92, यहाँ पे 56 + 36 92, चार्ज हमेशा कंजर्व है। 235 मास भी अगर आप देखें तो 35 × 36 236, 141 और 92, ठीक है, 141 और 92 233, 233 और 3 × 1 3 236 यहाँ भी है।
चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। इवन रॉक साल्ट जो होता है ना, साधारण नमक वगैरह, सोडियम क्लोराइड, अगर आप यहाँ पे भी देखें बाबू, NaCl को अगर आप तोड़ देते हैं तो तोड़ने के बाद भी टोटल चार्ज को आप देखेंगे तो वो भी कंजर्व है। यहाँ देखो Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसका एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का गेन भी तो हुआ है। अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जा रहा है, तो टूटने के बाद भी जो आयंस बन रहे हैं उसमें भी चार्ज अभी भी कंजर्व है। पूरे यूनिवर्स में चार्ज कंजर्व होता है, अगर चार्ज कंजर्व नहीं होगा तो भूचाल आ जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक थ्योरी है कि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व है, बड़ा ही यूनिवर्सल लॉ है ये। अब उसी तरह कहाँ कहाँ पे टोटल चार्ज कंजर्व है उसका एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं। जैसे ये न्यूक्लियर रिएक्शन में आप देख लीजिए, इसमें भी चार्ज कंजर्व है। रॉक साल्ट स्ट्रक्चर या रॉक साल्ट आप देख लीजिए, या साधारण नमक को या किसी भी कंपाउंड को आप आयोनाइज कराते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू या किसी भी दूसरे मेथड के थ्रू आप उसको आयोनाइज कराते हैं तो भी टोटल चार्ज कंजर्व होता है। दूसरा एक होता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन वगैरह इतना डिटेल थ्योरी आपको बहुत सारे लेक्चर्स में नहीं मिलेगा। पेयर प्रोडक्शन वगैरह जो है उसमें क्या होता है, तो पेयर प्रोडक्शन में जो गामा रेज है, आप गामा रेज को जैसे ही आप तोड़ेंगे, जब गामा रेज को, यहाँ देखिए हमने लिखा है पेयर प्रोडक्शन के बारे में। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि गामा रेज डिस्क्रीट होकर के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और साथ में एक पॉजिट्रॉन दे रहा है। तो ये गामा रेज इस पर क्या है, जीरो चार्ज, गामा रेज पर जीरो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है ये -1 और जो पॉजिट्रॉन है वो +1। तो वापस से यहाँ पर भी अगर आप देखें तो -1 + 1 0 हो गया। यानी कि यहाँ जो गामा रे है, ये गामा रे जो डिस्क्रीट होकर टूट करके आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चार्ज कंजर्व है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मिक्स करके आप गामा रे फोटॉन्स बनाते हैं, ठीक है, गामा रे फोटॉन्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मिक्स करके अगर आप गामा रे फोटॉन बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप देखिएगा हर एक पार्टिकल की एनर्जी लगभग 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर से समझो, गामा रे से अगर आप इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन बनाते हैं तो ये थ्योरी कहलाता है कि आप पेयर प्रोडक्शन। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मिक्स करके गामा रे फोटॉन क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ चार्ज। एनिहिलेशन आप पढ़ सकते हैं, इसको बहुत सारे बुक में दिया भी रहेगा और अभी हम इसको और थ्योरी इस पर बताएंगे भी, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग एनिहिलेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो गामा रे टूटा और इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन दिया तो वहाँ भी चार्ज कंजर्व हुआ। गामा रे पहले 0 चार्ज था, इलेक्ट्रॉन -1 है, पॉजिट्रॉन +1 है, तो दोनों जुड़ करके फिर से तो 0 ही दे रहा है। और उल्टा प्रोसेस हुआ तो एनिहिलेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं उसको। उसमें भी चार्ज क्या होगा, 0 रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन -1 पॉजिट्रॉन +1, गामा के पास कोई चार्ज है नहीं, वहाँ भी चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो टोटल चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व्ड ही होता है। कभी भी आपको चार्ज डिफरेंट या टोटल चार्ज अनकंजर्व्ड या बोल सकते हैं कि कंजर्व नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा कंजर्व होगा। क्लियर है? क्योंकि अगर आप टोटल चार्ज कंजर्व नहीं रहा तो इतना जान लीजिए कि बहुत बड़ा डिफरेंस और बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है उससे, ठीक है। उसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, कूलॉम्स लॉ करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा चार्ज इधर उधर करने पर कितना बड़ा फोर्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एनिहिलेशन ऑफ चार्ज, और चार्ज और मास में क्या रिलेशन है। तो आगे देखते हैं हम लोग। हमने पेयर प्रोडक्शन आपको बताया कि गामा रे जब टूट रहा है, गामा रे को हम लोग किस तरह से तोड़ के इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना रहा है, तो गामा रे के पास चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन निगेटिव -e या -1 और प्रोटॉन +e या +1, तो -e + e 0 या -1 + 1 तो वो भी 0। तो वहाँ भी चार्ज कंजर्व था। न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी चार्ज कंजर्व है, केमिकल रिएक्शंस में भी चार्ज कंजर्व है। आप किसी कंपाउंड को उसके इलेक्ट्रोलाइसिस करा के कंस्टिट्यूएंट आयंस में तोड़िए, टोटल चार्ज वहाँ भी कंजर्व दिखता है। तो हमने आपको बताया कि एनिहिलेशन जो होता है किसी मैटर का या चार्ज का, तो वहाँ भी उसमें क्या है, पेयर प्रोडक्शन का जस्ट उल्टा है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन एनिहिलेशन, ANNIHILATION, एनिहिलेशन ऑफ मैटर या चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट डिस्ट्रॉय ईच अदर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में क्या हो रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं, और ख़त्म करके 2 गामा रेज फोटॉन क्रिएट कर रहे हैं, और जिसकी एनर्जी कम से कम 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहती है। तो
यहाँ देखो, यहाँ चार्ज जीरो, यहाँ माइनस ही, यहाँ प्लस ही, दोनों को फिर से आप जोड़िए तो फिर से हालत क्या होना है, जीरो होना है ना। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ भी जो चार्ज हो रहा है, यहाँ भी जो आपको नेट चार्ज है वो भी यहाँ पर क्या है, कंजर्व है। अब हमने कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि चार्ज और मास दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। मतलब ये हुआ कि चार्ज और मास में अगर हम लोग कंपैरिजन करने जाएं तो किस किस चीज़ को हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। बस एक जगह हम इसको कलेक्ट करके एक डाटा के तौर पे लिख दिए हैं, बाकी सब चीज़ें आपको पता है। चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो मास है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक। दूसरी बात, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बियन फोर्स होता है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए कोलम्बियन फोर्स बोलते हैं उसको, पढ़ेंगे उसको हम लोग। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो आप सोचिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन दो मास के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक। दूसरी बात, यहाँ देखो, चार्ज ऑन एनी बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज जो है वो किसी बॉडी पर स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। और यही सबसे बड़ी थ्योरी थी आइंस्टीन सर की दी हुई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, STR। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो सिर्फ आपको HC वर्मा सर के बुक में मिलेगी, सेकेंड वॉल्यूम में, और किसी 12th लेवल के बुक में मेंशन नहीं है। STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप जब जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो वहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग थ्योरी बोल सकते हैं आप। पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी लगी थी जब मैंने इंजीनियरिंग में कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ा। वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप वहाँ पढ़ेंगे। बहुत सारे डेरिवेशंस हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट के बेस पर, पोजीशन यानी कि XYZ तीनों कोऑर्डिनेट के बेस पर, टाइम के बेस पर, स्पेस में, हर टाइप के बेस पर जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम लोग वहाँ पढ़ते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। वेलोसिटी के बेस पर भी, एक्सेलरेशन के बेस पर भी। खैर, यानी कि STR के अकॉर्डिंग ये बात प्रूफ हुई कि अगर आप किसी बॉडी का स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उसका मास में भी इंक्रीमेंट हो सकता है, उसकी मास भी इंक्रीज कर सकती है, ऐसा मानना था। दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमने देख ही लिया कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, मास जो है वो हमेशा खुद से कंजर्व नहीं होगा, उसको आपको कंजर्व करना पड़ेगा। दूसरी बात ये होगी कि एज सम ऑफ मास मे गेट चेंज इनटू एनर्जी। कुछ मास ऐसे भी होते हैं जब आप स्पीड बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो मास एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। कैसे? जैसे फोटोन क्या है, चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल है, बट एनर्जी है। तो ये जो STR थ्योरी है इसको समझो, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं जितना आपके लिए काम है, बोर्ड में नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको आप सापेक्षता का सिद्धांत भी बोलते हैं हिंदी में। द मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विथ स्पीड, बॉडी का जो स्पीड होगा उसके कारण बॉडी के मास भी इंक्रीज कर सकता है। इसके लिए जो फार्मूला था वो था m बराबर m0 1 - v²/c²। अब मेरी बात को समझिए, ये क्या है। अगर आप मान लीजिए v को c के बराबर कर दें, अगर आप बॉडी के स्पीड को लाइट ऑफ स्पीड के बराबर कर दें तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर v की जगह c पुट कीजिएगा, तो c² 1 1 - 1 0, तो √0 0 ही हो जाएगा, और समथिंग रियल नंबर बाय 0 इन्फिनिटी, तो मास तो इन्फिनिटी हो गया। तो मास इन्फिनिटी नहीं हो सकता, क्लियर है। मास जो है वो इन्फानाइट नहीं हो सकता, मास इन्फानाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी, वो मास पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर गया है। मतलब इससे ये हुआ कि अगर आपने कभी ये देखा हो किसी मूवीज़ वगैरह में या फिर कोई धार्मिक सीरियल्स में आपने देखा होगा कि कोई आदमी अचानक से गायब हो गया, शक्तिमान वगैरह में आपने देखा होगा, खड़ा और अचानक से गायब हो गया और कहीं दूसरे जगह तुरंत प्रेजेंट हो गया, तो वो यही थ्योरी है। अगर आपके अंदर, अगर आपके बॉडी का स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए तो आप एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएंगे, और आप लाइट के स्पीड से जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर आप वहाँ जाकर जैसे ही वहाँ पर एनर्जी घटती है तो वापस से वो पार्टिकल मास में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा इसकी श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो जाता है तो आपकी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगी, आपका मास इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब आप एनर्जी में कन्वर्ट कर गए। तो ये स्पीड क्रिएट होती थी,
और ये सब स्पीड क्रिएट होती है। आपको हमने बताया कि थोड़ा सा भी 1 कूलम चार्ज को भी अगर आप इधर से उधर करेंगे ना तो भूचाल आ सकता है। इतना बड़ा फोर्स क्रिएट होता है कि आप तो प्लैनेट को उठा सकते हैं, ठीक है, अपने दोनों हाथों प्लैनेट को उठा सकते हैं। ये बहुत ही आश्चर्यचकित बात है, आपको भी मतलब अचंभा लग रहा होगा, अजूबा लग रहा होगा, ये क्लियर करेंगे हम लोग। तो जो एम नॉट होता है यहाँ पर, ये एम नॉट है रेस्ट मास ऑफ बॉडी, मतलब जब बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में था, रेस्ट में था, कोई खास स्पीड नहीं है उसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलो या बहुत नेग्लेजिबल स्पीड वगैरह है, तो रेस्ट मास ऑफ बॉडी। जब बॉडी भी स्पीड से मूव करना शुरू कर दी तो उस वक्त का मास हम एम ले रहे हैं। अब यह समझिए, अगर आपकी ये स्पीड लाइट के स्पीड से कम रहेगी तो जैसे भी कम है, अब सोचो कि अगर भी कम है, भी की वैल्यू कम है सी के कंपैरिजन में, तो जो भी स्क्वायर होगा वो तो और भी कम हो जाएगा सी स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो अगर आप ये वैल्यू घट गई, भी स्क्वायर बहुत कम है, सी स्क्वायर बहुत ज़्यादा है, तो जब आप सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू और कम हो जाएगी। जब बहुत ही कम वैल्यू को ये भी स्क्वायर बहुत कम हो गया ना, सॉरी भी स्क्वायर बहुत कम है, ये सी स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग नेग्लेजिबल हो जाएगा। और नेग्लेजिबल हो जाएगा तो उस कंडीशन फिर ये जो मास है वो वैल्यू घटेगी, और घटने के बाद अगर आप छोटे 1 से कम क्वांटिटी से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मान लो कि 4 में आप 0.1 से डिवाइड कर दीजिए तो ये तो 40 हो गया ना जी, वैल्यू तो और बढ़ गया है कि नहीं। तो जो मास होगा अगर आप m जो है वो क्या हो जाएगा, m नॉट से इस कंडीशन में ज़्यादा हो जाता है। जो m होगा वो m नॉट से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जब बॉडी मूव कर रहा था v स्पीड से, उस वक्त का मास उस बॉडी के रेस्ट मास से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये थी चार्ज की प्रॉपर्टी। 3 बेसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। एडिटिविटी ये बोलता है कि कोई भी चार्ज को आप ऐड कर सकते हैं, उसके प्रॉपर साइन के साथ आप ऐड कीजिए, सिंपल अलजेब्रिकल लॉ को फॉलो करता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीजर का गुना होगा, n का गुना होगा, किसके साथ, फंडामेंटल चार्ज के साथ, बेसिक चार्ज के साथ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ, E के साथ। तो Q बराबर प्लस माइनस NE का फॉर्मूला हमने जनरेट किया, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने आपको बहुत डिटेल डिस्कशन दिया, आप इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेस पर कुछ फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। आइए अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेस पे क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज फॉर्म 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि हाउ मेनी मतलब कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का हमको ज़रूरत है। यानी कि आपसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का संख्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का आपको ज़रूरत पड़ेगा 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन के लिए यहाँ देखिए, जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो पढ़ा है Q बराबर NE। तो अगर आप Q बराबर NE अप्लाई करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, Q जो है ये कितना दिया है चार्ज 1 कूलम्ब, तो 1 बराबर यहाँ से N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको N फाइंड आउट करना था, E की वैल्यू इतनी, तो N बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो n बराबर वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इतना नंबर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की इतना संख्या की आपको ज़रूरत है 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है ए कॉम्ब ड्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर, एक कंघी निकाली गई कहाँ से, किसी पर्सन, किसी आदमी के बाल से, ऑन अ ड्राई डे, यानी कि जब बाल उसका सूखा था तो उस वक्त एक कंघी रगड़ के उसके बाल से निकाला गया। तो काउजेज 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ ध्यान दो 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको बता दिया 10⁻22। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर n की वैल्यू आपको दे दिया कितना, 10⁻22, ठीक है। टू लीव द पर्सनस हेयर एंड स्टिक, टू लीव द पर्सनस हेयर, इतना जब उसके बाल से कंघी निकाला गया तो 10⁻22 इलेक्ट्रॉन जो है वो आदमी के बाल से क्या हुआ है, निकल गया है, लीव द पर्सनस हेयर एंड स्टिक टू द कॉम, और कंघी से चिपक गया, स्टिक टू द कॉम। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम, आपको चार्ज बताना है कि कंघी कितना चार्ज लेकर के घूम रहा है। तो n तो दे दिया, अब क्या करेंगे, Q बराबर NE, तो Q बराबर हो गया 10⁻22 गुने 1.6
इंटू 10⁻⁻⁹। जब कैलकुलेशन करेंगे तो Q बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना बचेगा, -19 है और यहाँ 22 है, तो 22 में से 19 चला गया, 3 बचेगा, 10⁻3। तो इतना कूलम चार्ज जो है वो क्या हुआ है, उसके बाल से निकला है। उसके बाल से 10⁻22 इलेक्ट्रॉन जो है कंघी में चिपक के बाहर निकल रहा था। ठीक है, जब आप बाल में रगड़ के कंघी निकाले हैं तब आपसे पूछ रहा है कि कंघी कितना चार्ज लेकर के घूम रहा है, तो बाल से इतना चार्ज निकला, कंघी पर गया, तो कंघी क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज कौन सा है, ये बाल से निकला हुआ चार्ज है। ये चार्ज कहाँ से है, लीव फ्रॉम हेयर, बाल से निकला हुआ चार्ज है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन कॉम्ब पर जो चार्ज होगा वो Q बराबर -1.6 इंटू 10⁻3 कूलम। इतना चार्ज जो है वो आपको होगा, बाल से इतना चार्ज निकला, कंघी पर इतना चार्ज आकर के चिपका, तो बस माइनस हो जाएगा और कोई दिक्कत उसमें नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो आपको मैंने चर्चा भी की थी कि आपको बताएंगे कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फिर भी 1 कूलम चार्ज पाने के लिए जो है वो लगभग 200 साल एक आदमी को लग जाता है उसके बॉडी से, अगर 1 कूलम चार्ज निकलता है तो, जिससे कि ये भी प्रूफ होगा कि कूलम जो है वो छोटा मोटा चार्ज नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसमें बोला कि इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, कोई बॉडी आपको 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, कोई बॉडी आपको 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितना देर में, 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में n जो है वो कितना है, 10⁹ है इन 1 सेकेंड, पर सेकेंड का बात कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन। तो उस बॉडी से कितना चार्ज निकला 1 सेकेंड में, तो उस बॉडी से Q बराबर Ne, यानी कि Q बराबर 10⁹ इंटू 1.6 गुने 10⁻⁻⁹, यानी कि Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। इतना चार्ज निकल रहा है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना चार्ज निकल रहा है उस बॉडी से। लेकिन अपने को कितना चार्ज निकालना है, अपने को निकालना है 1 कूलम। तो बोल रहा है कि 1 कूलम निकालने में कितना समय लगेगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लीजिए। तो सिंपल है, चूँकि 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम कितना देर में, 1 सेकेंड में, तो इसीलिए 1 कूलम कितना देर में, 1/1.6 इंटू 10⁻�10 इंटू 1 सेकेंड, ये आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आप इसको ये 1.6 जब डिवाइड होगा तो 6.25 इंटू 10⁻10 इतना हो जाएगा बाबू, 6.25 इंटू 10⁻10 सेकेंड, इतना आ गया। ठीक है, आप इसको सेकेंड से मिनट, मिनट से आवर, आवर से डे में कन्वर्ट कर लेंगे तो लगभग जो आपका आंसर आने वाला है वो आंसर आ जाएगा आपको 198.18 ईयर्स, 198.18 ईयर्स। इतना साल, लगभग 200 साल आप मानिए, इतना साल लग जाएगा। अगर हर 1 सेकेंड वो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सोच सकते हैं, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है हर 1 सेकेंड कोई बॉडी, फिर भी उसको 1 कूलम चार्ज रिलीज करने में लगभग 200 साल लग जाएगा। तो कूलम जो है वो छोटा मोटा चार्ज का यूनिट नहीं है, बड़ा यूनिट है। नैनो कूलम, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, इसी का ज़्यादा इस्तेमाल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में होता है। अब यहाँ तक आपको चार्ज का जो भी फंडामेंटल चीज़ था, एकदम बेसिक बात, वो हमने आपको डिस्कस किया आपके साथ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा मेथड ऑफ चार्जिंग। वो हम इसी लेक्चर में कराते, लेकिन कंटेंट इसमें बहुत हो गया है, अब आप इसको पहले संभालिए। मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, कंडक्शन, इंडक्शन और तीसरा जो रहेगा वो फ्रिक्शन, यानी कि रबिंग से कैसे चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, कंडक्शन से कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, इंडक्शन से कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ये सब इतना जो डिटेल थ्योरी है, ये सब थ्योरी आपको एनसीईआरटी में बहुत नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है लेकिन उसको भी आप पढ़ें, अच्छी बुक है,
बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आप उसको करते रहें। और इस थ्योरीज़ को भी इसके बेस पर जो क्वेश्चंस कराते जा रहा हूँ मैं, उसको भी आप करते जाएं, उससे भी आपको हेल्प बोर्ड में से लेकर के नीट जेईई एडवांस सब में मिलेगा। हम लोग बहुत सारा टाइप का प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन बैंक भी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग करेंगे। तो ये प्रॉपर लेक्चर होगा आपके लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट बच जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप के लिंक पर हमसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।